वहीं इयान पूरी तरह से थक चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि मेरा सीना क्यों जल रहा है। फिर इसके बाद उसने अपने आंसू पोंछे और बोला कि कुछ नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। इतना कहने के बाद इयान ने देखा कि किताब के पेजेस ब्लैंक हो गए हैं। ये देखकर उसने जल्दी से प्रिंसेस हिली से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि यहाँ क्या लिखा था, जिस पर हिली ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता। और उसने बताया कि मिस्टर इयान, ये पेजेस तो शुरू से ही खाली थे। इस बात को सुनकर इयान ने कहा कि अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तभी हिली ने पूछा कि क्या तुम्हें ड्रैगोनियंस को हराने का तरीका मिल गया है, जिस पर इयान ने बोला शायद हाँ। इतना सुनते ही हिली ने खुशी से उसके हाथों को पकड़ा और बोली ये तो बहुत अमेजिंग है। ये देखकर इयान थोड़ा शर्मा गया और उसके गाल लाल हो गए, लेकिन फिर उसने हिली से कहा कि वो फिफ्थ प्रिंस के साथ फाइट खत्म करेगा, इसलिए प्लीज तुम एम्परर के पास रहना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। जिस पर प्रिंसेस ने उदास होकर पूछा कि क्या मैं इसके अलावा और कुछ भी तुम्हारे लिए हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनकर इयान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि एम्परर की सेफ्टी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी बिल्कुल ठीक रहूंगा। तभी हिली ने जोर से इयान का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा, जिस पर इयान ने भी उसके हाथ को और टाइटली पकड़ते हुए कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वापस आऊंगा। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इयान तेजी और कॉन्फिडेंस के साथ कॉरिडोर में चल रहा था, जहां पीछे से आइवरी टावर के आर्चमेज सर रोनन इयान से कह रहे थे कि तुम्हें अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है कि युद्ध खत्म हो गया है, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट भी एक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी भूमि पर संघर्ष कर ही रहे हैं, इसलिए एम्पायर को अब एक और स्ट्रांग 8th क्लास मैजिक की जरूरत है। ये सब कहते हुए सर रोनन उसके करीब आने लगे और उन्होंने बोला कि टावर में अभी भी बहुत से काम बाकी हैं और यहाँ तुम सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हो, एम्परर तुम्हें कभी भी जाने नहीं देंगे। जिस पर इयान ने गुस्से से कहा कि मुझे पता है एम्परर मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं तब भी राजधानी को छोड़ दूंगा। मैंने ऑलरेडी सब तैयारी कर ली है, इसलिए अब आप अगले टावर मास्टर बनने वाले हैं। ये सब सुनकर सर रोनन ने जोर से चिल्लाया इयान। वहीं इयान ने भी गुस्से से सर रोनन की तरफ देखा और कहा कि मैं अभी यहाँ आपके सामने कोई 8th क्लास रैंक हीरो के रूप में नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं यहाँ एक मॉन्स्टर हूँ। इतना कहते हुए इयान वहां से चला गया। फिर इसके बाद हमें एक बड़े से हॉल के दरवाजे को खुलता हुआ दिखाया जाता है, जहां इयन झुककर अंदर जाता है। अंदर रैगनार एक ग्रैंड सिंहासन पर बैठे हुए एक लेटर को पढ़ रहा था और इस लेटर को इयन ने ही उसे भेजा था। लेटर पढ़ते हुए रैगनार ने पूछा कि तुम अचानक मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। रैगनार ने आगे बोला कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मैं तुम्हें 1 महीना या फिर 1 साल या जितना भी तुम बोलो उतनी मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूं। पर यह सब सुनकर भी इयन बिल्कुल चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी रैगनार ने खिड़की की तरफ देखा और बोला कि तुमने एम्पायर के लिए बहुत कुछ किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हार्डवर्क थोड़ा ब्रेक डिजर्व करता है, इसलिए मैं सर रोनन को टेम्परेरी टावर का मास्टर बना दूंगा। इतना कहते हुए रैगनार ने उस लेटर को फाड़ दिया और बोला कि मैं नए टैलेंटेड लोगों को ढूंढूंगा ताकि जब तुम वापस आओ तो बिना टेंशन के आ सको। लेकिन इयन अभी चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसकी नज़र फाड़े हुए पत्र पर टिकी हुई थी। वहीं रैगनार भी उसे देख रहा था। तभी इयन अचानक घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला कि मैं वापस नहीं आऊंगा माय मैजेस्टी, क्योंकि मेरा यहां रहना एम्पायर के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं रिजाइन करना चाहता हूं और अपने गांव वापस जा रहा हूं। मैं अब मैजिक नहीं करूंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूं जैसे मैं मर चुका हूं। ये सुनकर रैगनार बिल्कुल हैरान हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो सिंहासन से उठ गया और उसने गुस्से में इयन से कहा कि प्रायश्चित करना हमेशा लूजर्स और फेलियर्स का काम होता है, पर तुमने एम्पायर के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, इसलिए तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। इतना कहते हुए रैगनार ने करीब आके इयन से कहा कि तुम्हारे काम पर डाउट करना मतलब एम्पायर पर डाउट करना, इसलिए प्लीज ऐसी बकवास पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो। तभी इयन ने अपनी आंखों में आंसू लेकर सर को उठाया और बोला कि मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। जिस पर रैगनार ने कहा कि ये बलिदान है जो हमने महान उद्देश्य के लिए किए थे। ये सुनकर इयन ने गुस्से में दांत कस लिए और उसने कहा कि हाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन ये सारे लोग मेरे हाथों से ही मारे गए थे, इसलिए मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये कहते हुए इयन के हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। ये सब सुनते हुए रैगनार ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तभी इयन अचानक घुटनों पर गिर गया। उसने बोला कि मैं तुमसे एक दोस्त के रूप में सिर्फ एक ही बात मांगना चाहता हूं, क्या तुम मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने दोगे। ये सुनकर रैगनार ने गुस्से से दांत कस लिए और कहा कि क्या आप उस एम्पायर को धोखा देने जा रहे हैं जहां तुमने मुझे खुद सिंहासन पर बैठाया है, और क्या आप उन लोगों के लिए शोक मनाओगे जिन्हें तुम जानते तक नहीं थे। इतना कहते हुए रैगनार बिना रुके हॉल से निकल गया और बोला कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग अलग हो जाएंगे। आखिर इतने सालों तक हम साथ में लड़े, इसलिए तुमने मुझे ऐसा कुछ पूछने की हिम्मत भी कैसे की। इयन वहीं हॉल में अकेले रह गया और वो बैठकर वहां माफी मांग रहा था।
तभी हमें दिखाया जाता है कि लोग चिल्ला रहे थे कि योर मैजेस्टी, क्या आप सचमुच ईएन पेज को इस तरह जाने देंगे? तभी एक और अरिस्टोक्रेट ने कहा, कोल्डवुड एम्पायर और दूसरे दुश्मन अब भी एक्टिव हैं, और अगर उन्हें पता चला कि ईएन ने एम्पायर को छोड़ दिया है तो हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा। तभी एक और अरिस्टोक्रेट ने कहा कि अगर उसने विरोधियों के साथ जाकर हाथ मिला लिया तो वो बलपूर्वक अपने ताज को भी वापस छीन सकता है। एक और ने बोला कि लोग उसे युद्ध का हीरो मानते हैं और कुछ लोग तो चाहते हैं कि उसे ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। कुछ लोग तो इतने गुस्से में थे कि वो कहने लगे कि अगर वो हमारा दोस्त नहीं बनेगा तो हमें उसे मार देना चाहिए। रैग्नार ये सब खड़े होकर चुपचाप सुन रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल गईं, उसका सीना तेजी से धड़कने लगा और वो बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी रैग्नार ने अपने बाल ठीक किए और बोले कि क्या कोई बाहर है? तब वहां एक बटलर आया और उसने पूछा कि जी हाँ योर हाइनेस। रैग्नार ने तुरंत उससे कहा कि डगलस हैमंड को बुलाओ, जो कि एक इंपीरियल एल्केमिस्ट था। तभी डगलस वहां आया और कैंडल्स को देखते हुए उसने पूछा कि नया पोशन कैसा है योर मैजेस्टी, और क्या आप अभी भी सही से नहीं सो पा रहे हैं? जिस पर रैग्नार ने एक कप में लिक्विड लेते हुए कहा कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और बदतर हो गया है, इसीलिए शायद मुझे डोसेज को बढ़ा देना चाहिए। जिस पर डगलस ने थोड़ा सीरियस होकर कहा कि ये दवाई ऐसी जड़ी बूटियों से बनी है जो कि आदत बना सकती हैं। अगर आपने इसे ज्यादा ली तो इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। तभी रैग्नार ने उसकी तरफ देखा और बोला कि दवाई तो सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, मुझे समझना होगा कि इसकी असली प्रॉब्लम क्या है। इतना कहते हुए उसने डगलस से डायरेक्टली पूछा कि तुम्हारे हिसाब से असली प्रॉब्लम क्या है? जिस पर डगलस ने कामली जवाब दिया कि जो वजह आपको रात में सुलाने नहीं देती वही आपकी असली प्रॉब्लम है। जिस पर रैग्नार ने थोड़ा स्माइल किया और बोला कि पर मैं ये अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने पुराने दोस्तों से डर लगता है जिसने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा दे सकता है और मुझसे मेरे एम्पायर को छीन सकता है। ये कहते हुए उसके दिमाग में ईएन की इमेज आई और उसने सोचा कि जब ईएन मेरे साथ था तो तब मैं उस पर ट्रस्ट करता था, पर जैसे ही उसने मुझे छोड़ दिया तो वो मुझे एक मॉन्स्टर लगने लगा। जिस पर डगलस ने बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सल्यूशन यही है कि आप सिर्फ इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। जिस पर रैग्नार ने उदासी से पूछा कि तुम कह रहे हो कि मैं अपने दोस्त को मार दूं? इस बात पर डगलस ने कहा कि क्या अब आप उसे अपना दोस्त कह सकते हो जबकि उसकी वजह से आप इतना परेशान हो? इस बात पर रैग्नार ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ अपने सर को घुमाया और अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि वो एक 8th क्लास का मजिशियन है, उसे मारना बहुत ही मुश्किल है। अगर टावर के सभी मेजर्स भी मिलकर उस पर अटैक करें तब भी वो नहीं जीत पाएंगे। इस बात को सुनते ही डगलस ने कहा कि पर मेरे पास एक तरीका है उसे मारने का। ये सुनकर रैग्नार ने अचानक से सर को उठाया और उसने डर से डगलस की तरफ देखा। तभी डगलस ने बताया कि मेरे पास एक स्पेशल पोशन है जो उसे मार सकती है। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हमें ईएन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां घर के अंदर आग जल रही है और ईएन आराम से कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर एक नॉक होती है। ये देखकर ईएन अपना चश्मा उतारता है और साइड में देखते हुए सोचता है कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। ये कहकर वो बाहर जाता है और आंखें बंद किए पूछता है कि कौन है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एम्परर उसके सामने खड़े हैं। वहीं रैग्नार भी मुस्कुराते हुए ईएन को देखता है और वो पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये देखकर ईएन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। फिर वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर रैग्नार आंखें बंद करता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि चाहे तुमने सब कुछ छोड़ दिया हो पर तुम्हें अपने दोस्तों से कभी कभी मिलने आना चाहिए। ये सुनकर ईएन स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। इतना सुनते ही रैग्नार अंदर आकर कुर्सी पर बैठता है, जहाँ ईएन देखता है कि वो वाइन लेकर आया है। ये देखकर ईएन कहता है कि तुम्हें तो शराब पसंद नहीं थी ना, जिसे सुनकर रैग्नार हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि कभी कभी थोड़ा चलता है, मैं बस सोच रहा था कि मेरा रिटायर हुआ दोस्त कैसा है। इतना कहते हुए वो ग्लास भर के ईएन को देता है। ये देखकर ईएन पहले कंफ्यूज्ड होता है, फिर वो उस ग्लास को ले लेता है। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी रैग्नार पूछता है कि तुम कैसे हो, जिस पर ईएन कहता है कि मैं पूरे एम्पायर की जगह जगह घूम रहा हूँ जहां मैंने कई लोगों की लाइफ देखी और मेरे लिए ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा रहा। ये कहते हुए ईएन ने उस वाइन को पीना शुरू किया और उसने आगे बताया कि जब मैं वापस गांव आया तो मैं समझ गया कि मैं मैजिक के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अभी सोचा है कि मैं गार्डनिंग स्टार्ट करूंगा जब बर्फ पिघल जाएगी उसके बाद। ये सुनकर रैग्नार मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि एक वॉर हीरो की जिंदगी इतनी पीसफुल भी हो सकती है। फिर वो थोड़ा सा सीरियस होता है और बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी कुछ हुआ है। हमने कोल्डवुड के नॉर्थ में विरोध को दबा दिया, इसलिए एम्पायर अब ज़्यादा शांत है, और इसके साथ ही मेरा बेटा क्राउन प्रिंस अब डचेस की लीडर की बेटी से शादी करने वाला है। तभी ईएन को अचानक से कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना गला पकड़ता है और कांपने लगता है। वहीं रैग्नार ने बोलना जारी रखा, इस शादी से एम्पायर और डचेस में शांति और यूनिटी आएगी। ये कहते हुए रैग्नार सर झुकाता है और हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है कि वो राजकुमार जो मुझे कभी एक छोटा सा बच्चा लगता था वो अब शादी कर रहा है। ये देखना मुझे थोड़ा अजीब लगता है।
फिर आखिर में वो कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि मेरे पिता क्या महसूस करते थे। उस वक्त इयन जोर से कांपने लगा। तभी रैग्नार ने ग्लास की तरफ देखा और बोला कि आइवरी टावर अब उतना पावरफुल नहीं है जैसा तुम्हारे टाइम में था, लेकिन वो लोग अब इंपीरियल फैमिली के साथ मिलकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इयन नीचे गिर गया और उसने हल्के से अपने किंग को बुलाने की कोशिश की, पर रैग्नार ने आंखें बंद कर ली थीं और इयन की तरफ उसने देखा भी नहीं। बस एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसने बोला कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब ये यूनाइटेड एम्पायर अपनी फुल पावर में होगा। इतना कहते हुए रैग्नार ने अपने ग्लास टेबल पर रखे और फिर अगले ही मोमेंट उसने अपनी आंखें घुमाई और यान की तरफ देखते हुए उसने कहा कि अब सिर्फ तुम्हारी ही देखभाल करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ यान खून से खांसने लगता है। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और सोचा कि ये जहर उसकी बॉडी के अंदर मैजिक को खत्म कर रहा है। तभी रैग्नार ने कामली बोला कि इफेक्ट आने में सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। इतना कहते हुए उसने बताया कि उसने इस जहर को दूसरे पोषण के साथ मिला दिया था, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि ये बस तुम्हारे ऊपर काम कर जाए। ये सब सुनकर इयान शॉक था, इसलिए उसने रैग्नार से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रैग्नार ने बिना इमोशन के बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता। इतना कहते हुए उसने बताया कि तुम्हारी पावर अब एम्पायर के किसी काम की नहीं है, इसलिए अब तुम सिर्फ एक डेंजर हो। ये सुनकर इयान ने, जिसका मुंह खून से भरा हुआ था, उसने डर से उसकी तरफ देखा। तभी रैग्नार आग की तरफ देखते हुए कहा कि इयान, क्या तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुमसे डरता था और तुम्हारे प्रति मेरा डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं अपने दिमाग को खोने की कगार पर था, क्योंकि तुम एक 8th क्लास मजिशियन हो, इसलिए तुम जब चाहे मेरे एम्पायर को मुझसे छीन सकते हो। ये सुनकर इयान पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और शॉक में था। तभी रैग्नार ने आगे बोला कि मैं बहुत बड़ा पागल होऊंगा अगर मैं तुम जैसे मॉन्स्टर को जीने देता हूं तो। ये सब सुनकर इयान रो पड़ता है। वहीं रैग्नार आगे कहता है कि तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। इतना कहते हुए रैग्नार वहां से बाहर चला जाता है। फिर बाहर जाकर वो एक सोल्जर को बोलता है कि इस घर को जला दो, जिस पर नाइट हाँ में सर हिलाता है और फिर थोड़ी देर में ही इयान का पूरा घर आग से भर जाता है। रैग्नार सीधा अपनी गाड़ी की तरफ चलता है। वो पीछे भी नहीं देखता, लेकिन फिर एक मोमेंट के लिए वो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसकी आंखों में थोड़ा गिल्ट भी दिख रहा था। तभी वहां वो नाइट आता है और उससे कहता है कि आप चलिए, हम सब हैंडल कर लेंगे योर मैजेस्टी। ये सुनकर रैग्नार और भी ज्यादा सैड हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो जलते घर की तरफ देखता है और सोचता है कि लगता है मुझे ये ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर वो स्लोली से मुस्कुराता है और घूमते हुए गाड़ी की तरफ चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नाइट्स आग के चारों तरफ खड़े होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर इयान के पास्ट की कहानी खत्म होती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें रैग्नार के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां इयान कॉन्फिडेंटली एक कॉरिडोर में चलते हुए रैग्नार के पास आता है। रैग्नार टेबल पर बैठते हुए कुछ पेपर्स को पढ़ रहा था। तभी रैग्नार ने इयान से पूछा कि मेरी सिस्टर तुमसे क्या कह रही थी। ये सुनकर इयान ने बताया कि उसने मुझसे पूछा है कि मुझे आखिर क्राउन प्रिंस को धोखा क्यों देना पड़ा। ये सुनकर रैग्नार ने इयान से पूछा, तो फिर तुमने इसके जवाब में क्या कहा। इयान ने बताया कि मैंने उससे ये कहा कि मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। ये सुनकर रैग्नार जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेचारी मेरी बहन, देखो फिर भी वो तुमसे प्यार करती थी। फिर रैग्नार ने सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला कि पापा ने कहा था कि शादी कर लो, लेकिन उसने सब प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके जैसे लोगों के लिए शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप होती है। इयान ये सभी चीजें चुपचाप सुनता रहा। तभी रैग्नार सडनली खड़ा हुआ और उसने बोला कि जब टाइम आएगा मैं उसके लिए एक हस्बैंड ढूंढ दूंगा। इतना कहकर रैग्नार इयान के पास आते हुए कहा कि मैं एक बहुत बड़ा सम्राट यानी एम्परर बनूंगा, अपने पिता से भी बेहतर, ऐसा पहला एम्परर जो तीनों साम्राज्यों को एक करेगा। उसने कहा कि वो ग्रीन रिवर को एक अच्छी जगह बनाएगा जहां लोग चैन से जी सकें। वहीं रैग्नार की इन सभी बातों को इयान चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। तभी रैग्नार इयान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से खड़े होने का सम्मान दूंगा, इसलिए अब से तुम मेरे हो और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें इस बात पर कभी भी पछतावा नहीं होगा कि तुमने मेरे प्रति वफादारी की कसम खाई है। इस बात को सुनते ही इयान ने अचानक से बोलना स्टार्ट किया और ये देखकर रैग्नार पूरी तरह से हैरान हो गया। इयान ने कहा कि मैं ऑलरेडी ग्रीन रिवर एम्पायर की ग्रेटनेस को महसूस कर चुका हूं। ये कहते हुए उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आया जहां रैग्नार भीड़ को वेव कर रहा था। वहीं इयान ने बताया कि मैं उस वक्त उस ग्रेटेस्ट एम्परर के बाजू में खड़ा था जिसने तीनों एम्पायर्स को मिलाकर एक नया एम्पायर बनाया था। वहीं इयान की ये बात सुनकर रैग्नार थोड़ा सा घबरा गया और उसने पूछा कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है।
तभी इयान ने रैग्नार के हाथ को हटाकर बोला कि उस वक्त मैंने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी एम्परर और एम्पायर के नाम कर दी थी, लेकिन इस जीवन में मैंने अपने उस गोल को पा लिया है जो मैं जीना चाहता हूँ। ये सब सुनकर रैग्नार डरते हुए पूछा कि तुम मुझसे अब ये मत कहना कि तुम ब्लैक मैजिक से आज़ाद हो चुके हो। इस बात पर इयान ने अपना सर हिलाया और बोला कि मुझे अफसोस है, लेकिन आप मेरे लिए वो इंसान हो जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इतना कहते हुए इयान अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत और इज्जत करता हूं वो तुम हो प्रिंस रैग्नार, मेरे प्यारे दोस्त। इयान के इतना कहते ही उसके आसपास गोल्डन मैजिक ग्लो करने लगा और ये देखकर रैग्नार पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसने इयान की आवाज सुनी जो कह रही थी, आओ और मुझे ढूंढो, मैं पुराने आइवरी टावर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहते हुए इयान वहां से गायब हो गया। ये देखकर रैग्नार पूरी तरह से डर चुका था। उसकी बॉडी ने कांपना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वो गुस्से में चिल्लाया। इस आवाज को सुनकर रैग्नार के कमरे का दरवाजा खुलता है, जहां एक बटलर दौड़कर उसके पास आया और उसने पूछा, क्या कुछ हुआ है? तभी रैग्नार ने उससे गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुरंत सर डैनफिल को बुलाओ, इसके साथ ही एक डिटैचमेंट को भी तैयार करो, और सबसे जरूरी चीज, मास्टर इवेंटस कहाँ है, उन्हें ढूंढो। वहीं हमें दूसरी तरफ ओल्ड आइवरी टावर को दिखाया जाता है, जहां इयान एक सीढ़ी स्टेयर पर बैठा हुआ था। तभी इयान ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसने महसूस किया कि वो यहां बिना वजह नहीं आया है। इयान ने याद किया कि एक टाइम वो डेड बॉडीज के खेत में था और कौवे उसके पास उड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि उस टाइम उसकी सब उम्मीदें खत्म हो गई थीं और उसका जीवन सिर्फ पश्चाताप से ही भरा हुआ था। लेकिन आप मुझे देख रहे थे, आपने मुझे दूसरा मौका देने के लिए इस जगह पर लाया, और लास्ट चीज जो आपने मेरे लिए छोड़ी थी वो थी द ड्रैगोनियन टाइम मैजिक। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अब समझ चुका हूं कि आखिर मैं ड्रैगोनियन लैंग्वेज को क्यों समझ पा रहा था, और इसके साथ ही मैं अब ये चीज़ भी समझ चुका हूं कि मुझे जो शक्ति मिली है उसका मुझे अब क्या करना है। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ सामने किए, जिससे उसके पास से गोल्डन रोशनी दिखने लगी। तभी इयान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखा, क्योंकि उसे घोड़े की आहट सुनाई दे चुकी थी। उसने देखा कि फिफ्थ प्रिंस रैग्नार उसके सामने पूरी फौज के साथ खड़ा हुआ था। रैग्नार बहुत ही गुस्से में इयान को देख रहा था। तभी इयान ने रैग्नार को देखते हुए उसे जोर से वेलकम किया। ये देखकर रैग्नार ने इवेंटस से कहा, इस बार आपको इयान को मार देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आप अभी ऐसा कर सकते हैं? जिस पर इवेंटस ने कहा, हमें खुद को इस झंझट में लाने के बजाय उसे पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वो सिर्फ एक बच्चा है जो कि सिर्फ एक 6th क्लास मजीशियन है। मैं उसे पल भर में ही खत्म कर दूंगा। पर जब इवेंटस इयान की तरफ देखता है तो वो बोलता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये सुनकर रैग्नार तुरंत घबरा जाता है और पूछता है, कैसी प्रॉब्लम? जिस पर इवेंटस थोड़े डर के साथ बताता है, मैं यहाँ गोल्डन ड्रैगन की पावर को महसूस कर सकता हूँ। वो पर्सन यहाँ आसपास ही है।